जो फर्स्ट पेपर कंडक्ट कराया जाता है उसमें यूनिट फर्स्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि नए मीडिया के कारण लर्निंग में अब निम्नलिखित में से इसका संग्रह नहीं किया जाता है, लिबरल व्यूज का या टेक्नोलॉजी बेस्ड एफर्ट का या फैक्ट का या नॉलेज का। तो इसमें है फैक्ट यानी तथ्यों का। देखिए युगों पहले अधिगम तथ्य आधारित होता था, किंतु धीरे धीरे जो है ये कई बदलावों से गुजरा है। अतः आधुनिक समय में अब आईसीटी जो है नए अधिगम को नई तकनीक उपलब्ध कराता है, जिससे अधिगम में व्यापक दृष्टिकोण व्याप्त होता है। अतः नए मीडिया के कारण जो आईसीटी का अंग है उसमें लर्निंग में फैक्ट पे काम नहीं किया जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर, इंडक्टिव थिंकिंग, मिनोमिक्स, स्मरक या साइंटिफिक इंक्वायरी। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स मॉडल डेविड ऑसबोल द्वारा किया गया है, जो एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। ऑसबोल के अनुसार सामग्री सार्थक है या नहीं, यह शिक्षार्थी की तैयारी और सामग्री के संगठन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कॉन्टेजियस स्प्रेडिंग ऑफ बिहेवियर्स थ्रू इमिटेशन इज नोन एज, अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों का सांसर्गिक प्रसार क्या कहलाता है। इनमें से नॉर्म इफेक्ट, रैंडम इफेक्ट, रिपल इफेक्ट, स्क्रिप्टेड। तो यहाँ पे जो अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों का सांसर्गिक प्रसार है ना, वो कहलाता है रिपल इफेक्ट, जिसको हम उर्मी प्रभाव भी कहते हैं। अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों का सांसर्गिक प्रसार उर्मी प्रभाव कहलाता है। ये एक ऐसी क्रिया या घटना के कारण धीरे धीरे फैलने वाले प्रभाव या परिणामों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय जाल विचारण और नियोजन क्रियाकलापों से जुड़ा है। तो इनमें से कौन से निर्णय जाल विचारण और नियोजन क्रियाकलाप से जुड़े हैं। नॉट कीपिंग रिकॉर्ड, अभिलेख ना रखना, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, या प्लंगिंग इन, जोखिम भरा कदम उठाना, या फ्रेम ब्लाइंडनेस, या पुअर फ्रेम कंट्रोल। तो इनमें से देखें निर्णय जाल विचारना, निर्णय जाल विचारण और नियोजन क्रियाकलापों से जुड़े हैं। जोखिम भरा कदम उठाना, प्रेम अंधापन, निम्न फ्रेम नियंत्रण। निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने कंटेंट व्यतीत करने चाहिए। तो कम से कम 50 घंटे। निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 घंटे व्यतीत करने चाहिए। स्टेटमेंट फर्स्ट दे कि छात्रों के विकल्प का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद प्रत्यक्ष अनुदेशन का एक एग्जाम्पल होता है। दूसरा, पूछताछ का मतलब शिक्षक का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन। तो दोनों में से कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि छात्रों को विकल्प का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद विमर्शीय स्तर शिक्षा का एक एग्जाम्पल है। पूछताछ का मतलब शिक्षण का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन है। भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम के तहत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक मानी जाती है, यानी सक्रिय मानी जाती है, निष्क्रिय मानी जाती है, तटस्थ मानी जाती है, प्रसन्न मानी जाती है। तो यहाँ पे होगा सक्रिय मानी जाती है। भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम के तहत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से सक्रिय मानी जाती है। क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषताएं कौन सी हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, शिक्षक से मार्ग निर्देश और प्रायोगिक प्रदर्शन की अपेक्षा करना, पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करना, या प्रतिस्पर्धी बनना पसंद करना, या अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव के सापेक्ष देखना, या सूचना को स्वयं व्यवस्थित कर सकना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता उनकी विशेषताएं क्या हैं। पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिस्पर्धी बनना पसंद करना, सूचना को स्वयं व्यवस्थित कर सकना, तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना। Which of the following educational objective are considered to be of higher level in the affective domain of taxonomy scheme? निम्नलिखित शैक्षणिक उद्देश्यों में से किसको वर्गीकीय स्कीम के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र डोमेन में उच्चतर स्तर माना जाता है। सिंथेसिस यानी संश्लेषण, कैरेक्टराइजेशन चरित्रीकरण, एनालिसिस या ऑर्गेनाइजेशन या प्रिसीजन। तो हमें यहाँ समझना है कि जो शैक्षणिक उद्देश्य उन्हें किसको वर्गीय इसमें स्कीम के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में उच्चतम स्तर का माना जाता है। इनमें से तो ये ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्लूम वर्गीकरण का निर्माण किया था, जो अधोलिखित है। अब यहाँ पे देखिए ब्लूम का जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक।
संज्ञानात्मक में होगा कि ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। मनोगत्यात्मक में है चरित्रीकरण, व्यवस्थापन, संधारण, मूल्य आंकना, अनुक्रिया और अधिग्रहण। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से जो लर्नर संबंधी तथ्य कौन से हैं? अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत क्षमताएं, शिक्षक की विषय वस्तु पारंगतता, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, शिक्षण पद्धतियों का विकल्प, या कंपोजिशन ऑफ द क्लासरूम, कक्षा की संरचना, या रेडीनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की तत्परता। तो इनमें से हमें देखना है कि एक जो लर्नर है, अधिगमकर्ता, वो किसी भी शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में एक मुख्य व्यक्ति है। यहाँ कुछ निम्न कारक हैं जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इच्छा शक्ति और मूल क्षमता। ये कुछ है। क्वेश्चन है कि क्षेत्र आश्रित अधिगमकर्ताओं के लक्षण विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। तो क्षेत्र आश्रित जो अधिगमकर्ता उनके लक्षण या विशेषताएं क्या हैं? पाठ्यक्रम में निजीकरण लाना, शिक्षक से भौतिक संपर्क कम ही रखना, शिक्षक से निर्देशन एवं प्रदर्शन की अपेक्षा करना, सहयोग में रुचि व्यक्त करना, या अकेले कार्य करने को वरीयता देना। तो जो क्षेत्र आश्रित अधिगमकर्ता उनके लक्षण हैं, वे पाठ्यक्रम में निजीकरण लाता है, वे शिक्षक से निर्देशन एवं प्रदर्शन की अपेक्षा रखते हैं, वे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग में रुचि भी व्यक्त करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को तर्क कहा गया। पहला है शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी होने के लिए सावधानी पूर्वक, योजनाबद्ध, पर्याप्त रूप से कार्यान्वित और समुचित रूप से मूल्यांकित होना चाहिए। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रणाली की प्रभाव उत्पादकता शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पूर्वापेक्षित है। अब हमें यहाँ पे क्रम से देखना है कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। शिक्षण अधिगम प्रणाली एक प्रक्रिया है और इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ मूल सोपानों, योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण का होना जरूरी है और यह सभी मूल सोपान शिक्षा के सभी स्तरों का आधार भी है। अधिगम के ज्ञान के अनुक्रम में किस प्रकार का अधिगम नियम अधिगम के तुरंत बाद आता है? समस्या समाधान अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, विभेदन अधिगम, श्रृंखला अधिगम। तो ये है कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम। देखिए, गैनिक अधिगम के ज्ञान के अनुक्रम में 8 प्रकार की लर्निंग है जो निम्नवत हैं, जिनमें संकेत अधिगम, एसआर अधिगम, श्रृंखला अधिगम, मौखिक सहयोगी अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या निदान अधिगम, ये सभी आते हैं। अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फैक्टर को वैश्विक संदर्भ में शोध साक्ष्यों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया है? तो यहाँ पे दिया होम रिलेटेड फैक्टर्स, स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स या सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजिकल डिवाइस रिलेटेड फैक्टर। तो ये होगा टीचर रिलेटेड फैक्टर, शिक्षक संबंधी कारक। अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने के लिए शिक्षक संबंधी कारकों को वैश्विक संदर्भ में शोध साक्ष्यों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। मास्लो के अधिगम में निम्नलिखित में कौन सी आवश्यकता बल उच्च स्तरीय अधिगम से रिलेटेड है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताएं, या आत्मसम्मान की आवश्यकताएं या आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो मास्लो हैं, मास्लो की अधिगम में आवश्यकता बल निम्न स्तर से उच्च स्तर तक है, जैसे दैनिक आवश्यकता, भोजन और कपड़ा, सुरक्षा आवश्यकता, जाप सुरक्षा, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, दोस्ती से है, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। The view that teaching learning situation may be characterized to fall in a continuum ranging from memory level to reflected level was advanced by, यानी यह मत की शिक्षण जो अधिगम है उन स्थितियां सत्यात पर लाई जा सकती हैं जिसका विस्तार स्मृति स्तर से विमर्शक तक होता है। तो इसमें देखिए कूट लेविन, स्टीफन एम कोरी, मोरिस एल बेगी, BF स्किनर। तो ये किसका कहना है? ये है मोरिस एल बेगी का कहना। शिक्षण अधिगम स्थितियाँ सातत्य पर लाई जा सकती हैं जिसका विस्तार स्मृति स्तर से जो है विमर्शक स्तर तक होता है। यह कथन मोरिस एल बेगी का है। निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम क्या होगा? इनमें से डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यानी विभेदीकरण अधिगम,
साइन लर्निंग यानी संकेत अधिगम, या कॉन्सेप्ट लर्निंग अवधारणा अधिगम, या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग समस्या निदान अधिगम, या रूल लर्निंग नियम अधिगम। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि जो भी हमारी लर्निंग होती है तो लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत अगर हम इन्हें क्रम से लगाएंगे तो गैने के नियम के अनुसार जो है अधिगम के पदानुक्रम कौन से हैं। सबसे पहले संकेत अधिगम आएगा, फिर एसआर अधिगम आएगा, इसके बाद है श्रृंखला अधिगम, इसके बाद है मौखिक सहयोगी अधिगम, फिर है विभेदी अधिगम, इसके बाद है अवधारणा अधिगम, फिर है नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। इन गैगनीज लर्निंग हायरार्की विच ऑफ द लर्निंग टाइप्स इमीडिएटली प्रीसीड कॉन्सेप्ट लर्निंग। गैने के अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार सम प्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है। तो ये भी है लर्निंग का ही है, लेकिन इसने कहा कि सम प्रत्यय के पहले कौन सा आता है। सिग्नल लर्निंग आता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग आता है, या चेन लर्निंग आता है, या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आता है। तो यही है, यानी जो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आता है। गैने के जो अधिगम अनुक्रम में विभेदन अधिगम संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले, यहाँ पे देखिए पूरा क्रम से दिया है, समस्या समाधान अधिगम, फिर सिद्धांत, फिर संप्रत्यय, विभेद, शब्द साहचर्य, श्रृंखला अधिगम, फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और संकेत अधिगम। दिया है कि अधिगमकर्ता के जो विकास है उनकी कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहता है। शैशवावस्था के दौरान यानी ड्यूरिंग इन्फेंसी, ड्यूरिंग चाइल्डहुड बाल्यावस्था के दौरान, ड्यूरिंग एडोलसेंस किशोरावस्था के दौरान, या ड्यूरिंग प्री एडोलसेंट पूर्व किशोरावस्था के दौरान। तो लर्निंग का कौन सा ऐसा फेज है जिसमें सम प्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहता है। ये होता है हमारा एडोलसेंस है, मतलब जो किशोरावस्था होता है उस समय पर्याप्त गुंजाइश रहता है। Statement first is that use of programmed instructional material as a supplement has the potential to optimize learning outcomes। एक पूरक के रूप में अधिक्रमित यानी अभिक्रमित जो अनुदेश सामग्री है उसका अनुप्रयोग अधिगम जो परिणाम है यानी लर्निंग का जो आउटकम है उसको मैक्सिमाइज करना, इष्टतम बनाने की संभावना से कौन सा भरपूर है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि ICT if used judiciously will render teaching learning systems effective and efficient। ICT का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यदि न्याय संगत के रूप में करते हैं तो जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो क्या ये दोनों ही कथन सही है? तो दोनों ही देखिए ये सही बात है कि आजकल हम जो ICT का टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और ऐसे में अगर हम जो है एजुकेशन में इन चीज़ों को इंडल्ज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ICT की इस्तेमाल से यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि आउटकम बेस्ड होती है। इससे आपका समय भी बचता है और समय, स्थान और गति के संदर्भ में फ्लैक्सिबल भी होता है। और जो लर्नर होता है वो लर्नर सेंट्रियोड होता है यानी लर्नर पे ही केंद्रित होता है। अब यहाँ से देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि आपको बताना है कि उन शिक्षण युक्तियों की पहचान करनी है, यानी टीचिंग में हमें उन टूल को पहचानना है, जो अधिगमकर्ता केंद्रित होता है, यानी जो अधिगमकर्ता मतलब लर्नर सेंट्रिक होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहकारी अधिगम, टीम टीचिंग, टीम का शिक्षण, लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, या पेयर शेयर डिस्कशंस, या पावर पॉइंट से जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं वो। तो देखिए जो लर्नर बेस्ड होता है उसमें जो लर्नर की सक्रिय भूमिका ज़रूरी होती है, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करते हो जितना एक सीखने वाला केंद्रित होता है तो उनमें जो वो युक्तियों को इस्तेमाल करता है वो उसका ज्ञान, पूर्व अनुभव या विचारों का प्रयोग करता है। शिक्षण एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है ना। आपको जो टीचिंग करा रहा है बस वो आपको क्या कर लेता है, पाथ दिखा सकता है बस। सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिंग लर्निंग, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट और यानी पेयर में सहभागी चर्चा ये लर्नर केंद्रित होता है। अंतरक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थी उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सहायक है। वाटसन का एसआर सिद्धांत, स्किनर का प्रबलन सिद्धांत, या जो है वाइगोस्की की रचनावादी सिद्धांत, या कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो यहाँ हमें समझना है अंतरक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में जो अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए वाइगोस्की का जो रचनावादी सिद्धांत है वो जरूरी है, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार अधिगमकर्ता को अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए तथा शिक्षक को विद्यार्थियों की अधिगम में सहायता भी करनी चाहिए।
अब दिया है कि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम है सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर शब्द का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणियां करता है कि हाँ आप सही हैं या उत्तम है। तो इसमें निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल इसे माना जाएगा? तो ये है पॉजिटिव फीडबैक का, सकारात्मक फीडबैक का। देखिए फीडबैक एक प्रकार से क्या होता है, रिएक्शन ही होता है जो किसी कार्य की प्रकृति को बताता है। वह प्रतिपुष्टि के आधार पर दिए गए उत्तर के प्रति अपने व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये व्यवहार सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं। यदि एक शिक्षक अपनी वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर प्रक्रिया अपनाता है तो इस प्रक्रिया में वह विद्यार्थी द्वारा किए गए कुछ उत्तरों के लिए हाँ आप सही हैं उत्तम की टिप्पणी करता है तथा यह सकारात्मक प्रतिपुष्टि होगी जो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करती है। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसी अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ज्ञान और अवबोध को, अवधारणात्मक तत्वों के विश्लेषण को, अर्जित ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग को, या संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो, या मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? BDNE। संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है ये ब्लूम के वर्गीकरण के क्षेत्र में से है और यह ज्ञान और कौशल पर बेस्ड होता है। नीचे से शुरुआत करते हुए ऊपर आते हुए संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 श्रेणी में बांटा गया है: ज्ञान, बोध, उपयोग, और उच्चतर प्रकार में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। दिया है कि शिक्षक एवं अधिगमकर्ता की भूमिका के बारे में किस विचार संप्रदाय ने अधोलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? शिक्षक की भूमिका निर्देशक की ना होकर परामर्शदायी होती है। अतः अधिगमकर्ता बालक की रुचि को यह निर्धारित करना होगा कि उसे क्या सीखना है। यहाँ पे दिया शाश्वतवाद यानी प्रिंसिपलिज्म, प्रोग्रेशनिज्म और एसेंशियलिज्म या रिकंस्ट्रक्टिज्म। तो एनटीए द्वारा प्रश्न ही विलोपित कर दिया गया। शिक्षक की परोक्ष रणनीतियों के तहत शिक्षण अधिगम उपागम से संबंधित उन विशेषताओं की पहचान करनी है जो सूची में दिया गया है, जैसे परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता, इंगेजमेंट इन एन इंक्वायरिंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन, संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण। इनके अलावा गेनिंग अटेंशन एंड इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ध्यानाकर्षण तथा अधिगमकर्ताओं को अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संसूचित करना या उद्दीपक सामग्री प्रस्तुत करना तथा पूर्वापेक्षित अधिगम के प्रतिस्मरण को उद्दीप्त करना, या इनके अलावा विद्यार्थियों को अपने अनुभव से संदर्भों के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन देना। देखिए दिया है कि जो अप्रत्यक्ष अधिगम रणनीति है, अप्रत्यक्ष अधिगम रणनीति अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया है। यह लर्नर को अधिगम के सभी पहलुओं में लाभित करता है। प्रत्यक्ष अधिगम रणनीति में ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जो छात्रों या विद्यार्थियों की अवधारणा को प्रारूपित करने, अवधारणा को प्राप्त करने, समस्या को हल करने तथा निर्देशित जांच में मदद करते हैं। अतः दिए गए सूचियों से शिक्षण की परोक्ष रणनीति के तहत शिक्षण अधिगम से संबंधित निम्नलिखित पहचान है: परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता, संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थियों को अपने अनुभव से संदर्भों के अनुप्रयोगों के प्रति प्रोत्साहन। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से जुड़े हैं। तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना, अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझना, प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देता और प्रसन्न करना, स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकना या सहयोग करना पसंद करना। तो यहाँ पे देखें जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता स्वतंत्र रूप से रहने पर जोर देता है और शिक्षक तथा दूसरे अध्यापकों पर कम निर्भर रहते हैं। ये आसपास के क्षेत्र से अलग तथा स्व संचित परिस्थिति में काम करना पसंद करते हैं या आपसी स्पर्धा के लिए तथ्यों तथा सिद्धांत आधारित ज्ञान पर डिपेंड करते हैं। विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है? संज्ञानात्मक सक्षमता, विधिक सक्षमता, भावनात्मक, सामाजिक। तो विद्यार्थियों को अकादमिक सफलता जो मिलता है तो विद्यार्थियों को अकादमिक सफलता किसी एक कारक पर डिपेंड नहीं करता। यह वह पद है जो कई प्रकार के कारकों से मिलकर बना होता है। यह आवश्यक ही कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए विधिक सक्षमता न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित कारक छात्रों की अकादमिक सफलता और शैक्षिक उपलब्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो कौन सा है? जैसे जो विद्यालय का वातावरण है वो जरूरी है ना, और सामाजिक आर्थिक स्तर या सामाजिक सक्षमता, पारिवारिक वातावरण, शैक्षिक सुविधा, भावनात्मक सुविधा, संज्ञानात्मक सक्षमता या संज्ञानात्मक शैली और शैक्षिक आकांक्षा स्तर। कॉलम 1 को 2 से सुमेलित करना है। वाचन वैकल्य, लेखन वैकल्य, परिकलन वैकल्य, ADHD। तो यहाँ पे हमें देखें कॉलम जैसे वाचन वैकल्य,
तो ये पठन में कठिनाई, लेखन व कल लेखन में कठिनाई, परिकलन व कल गणित के कार्य में कठिनाई, और ADHD ये ध्यान केंद्रित करने में जो है कठिनाई उसको दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं? शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि जो लर्निंग है एक निजी कृत्य है। शिक्षण में अधिगम संविष्ट है यानी समाविष्ट है। शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के। शिक्षण बिना अधिगम प्राप्ति के हो सकता है। शिक्षण अधिगम और शिक्षार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्रायः स्वयं के लिए होता है। तो यहाँ पे हमें समझना है शिक्षण तथा अधिगम का आधार शिक्षा मनोविज्ञान से है। शिक्षण तथा अधिगम दोनों ही अपने अपने सिद्धांतों पर आधारित है। मनोविज्ञान पर ही आधारित होने के कारण शिक्षण तथा अधिगम में परस्पर संबंध स्पष्ट होता है। इनके मध्य परस्पर संबंध होने के साथ ही दोनों में कुछ आधारभूत अंतर भी हैं। शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक निजी कृत्य है। शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के। शिक्षण अधिगम तथा विद्यार्थी की ओर लक्षित है जबकि अधिगम प्रायः स्वयं के लिए होता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक है जबकि शिक्षण में इतनी व्यापकता नहीं है। शिक्षण कार्य परक प्रक्रिया है जबकि अधिगम निष्पत्ति परक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हम इसे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।